मॉक टेस्ट ध्येय IAS द्वारा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र 1 सामान्य अध्ययन। प्रश्न संख्या 1 जैव मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, जैव मंडल एक विस्तृत क्षेत्र होता है जहां पर स्थल, जल एवं वायु परस्पर मिलते हैं। नंबर 2, जैव मंडल में सभी जीव जंतु जीवित रहने हेतु एक दूसरे से संबंध होते हैं। नंबर 3, जीवीय और अजीवीय दोनों जैव मंडल के भाग होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा। उत्तर मालिका में उत्तर लिखा है, जैव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक संकुचित भाग है। मनुष्य सहित सभी जीवित प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जैव मंडल से जुड़े होते हैं। जीवीय और अजीवीय दोनों जैव मंडल के भाग होते हैं। प्रश्न संख्या 2 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, लक्षद्वीप द्वीप समूह एक प्रवाल द्वीप है। नंबर 2, प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं जिन्हें पॉलिप कहते हैं। नंबर 3, लक्षद्वीप द्वीप समूह में 0% वन आवरण है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर मालिका में लिखा है, लक्षद्वीप द्वीप समूह एक प्रवाल द्वीप है। ये अरब सागर में स्थित है। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं जिसे पॉलिप कहते हैं। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिपों की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं। इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह में 0% वन आवरण है। प्रश्न संख्या 3, ये वन खारे पानी में अस्तित्ववान रह सकते हैं। ये पश्चिम बंगाल तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। सुंदरी इन वनों की प्रमुख प्रजाति है। उपर्युक्त उदाहरण में निम्नलिखित वनों में से किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन सी पर्वतीय वन, ऑप्शन डी मैंग्रोव वन। उत्तर है ऑप्शन डी मैंग्रोव वन। प्रश्न संख्या 4, सर्दी के मौसम में हमारे देश में आने वाले निम्नलिखित प्रवासी पक्षियों में से कौन सा सबसे छोटा पक्षी है? ऑप्शन ए पिनटेल बत्तख, ऑप्शन बी लिटिल स्टिंट, ऑप्शन सी फ्लामिंगो, ऑप्शन डी ऑस्प्रे। उत्तर है ऑप्शन बी लिटिल स्टिंट। उत्तर मालिका में उत्तर लिखा है, प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आने वाले प्रवासी पक्षियों में लिटिल स्टिंट सबसे छोटा पक्षी है। इस पक्षी का वजन लगभग 15 ग्राम होता है। ये पक्षी आर्कटिक क्षेत्र से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आता है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किस वन को पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए कांगो वर्षा वन, ऑप्शन बी अमेजन वन, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन डी शीतोष्ण सदाबहार वन। उत्तर ऑप्शन बी अमेजन वन। उत्तर मालिका में लिखा है, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। इसे अमेजन वन भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 6, ये वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में उगती है। ये घास काफी ऊंचाई तक बढ़ सकती है। सामान्य रूप से इस प्रकार के वनस्पति क्षेत्र में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण और तेंदुए पाए जाते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए विषुवतीय, ऑप्शन बी सवाना, ऑप्शन सी मॉनसून, ऑप्शन डी शीतोष्ण। उत्तर है ऑप्शन बी सवाना। उत्तर मालिका में लिखा है, अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार की वनस्पति है। प्रश्न संख्या 7, गंगा नदी डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? नंबर 1, इसे स्थानीय भाषा में सुसु कहा जाता है। नंबर 2, ये केवल ताजे पानी में रह सकती है। नंबर 3, ये सामान्यतः विशाल समूहों में पाई जाती है। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा।
उत्तर मालिका में लिखा है गंगा नदी डॉल्फिन केवल ताजे पानी में रह सकती है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। ये प्रायः अकेले या छोटे समूहों में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन से मृदा संरक्षण के उपाय हैं? नंबर 1, मल्च बनाना। नंबर 2, समोच्चरेखीय जुताई। नंबर 3, अंतराशस्यन या अंतरफसलीय खेती। नंबर 4, रक्षक मेखलाएं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा, तीसरा और चौथा, ऑप्शन सी केवल पहला, तीसरा और चौथा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। उत्तर है ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों सही है। उत्तर मालिका में लिखा है सभी बिंदु सही हैं। मृदा संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हैं: मल्च बनाना, समोच्चरेखीय जुताई, अंतराशस्यन, रक्षक मेखलाएं, समोच्चरेखीय राधिकाएं, रॉक बांध, सीढ़ीदार खेती। प्रश्न संख्या 9, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा CITES के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, ये एक गैर सरकारी संस्था है। नंबर 2, इसका लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणियों एवं पौधों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से उनका जीवन खतरे में न पड़े। नंबर 3, इसका सचिवालय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रशासित होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा। उत्तर मालिका में लिखा है ये सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये वॉशिंगटन समझौता नाम से भी जाना जाता है। ये 1975 में लागू हुआ और ये अमेरिका के वॉशिंगटन DC में स्थित है। इसका उद्देश्य संकटग्रस्त पौधों और पशुओं को संरक्षित करना है। इसका सचिवालय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रशासित होता है और यह स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। पृष्ठ संख्या 64। प्रश्न संख्या 10, जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इसमें जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। नंबर 2, प्रायः जैविक कृषि में फसलों का उत्पादन बढ़ाने हेतु आनुवांशिक रूपांतरण किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी न तो पहला न ही दूसरा। उत्तर ऑप्शन ए केवल पहला। उत्तर मालिका में लिखा है जैविक कृषि में फसलों का उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1, औषधीय पादप सर्पगंधा, प्रयोग दमा और छालों के उपचार हेतु। नंबर 2, औषधीय पादप तुलसी, प्रयोग जुकाम और खांसी के उपचार हेतु। नंबर 3, औषधीय पादप कचनार, प्रयोग रक्तचाप निदान हेतु। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है? ऑप्शन ए केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर ऑप्शन बी केवल दूसरा। उत्तर मालिका में लिखा है युग्म 2 सही सुमेलित है जबकि युग्म 1 और 3 सही सुमेलित नहीं है। नंबर 1, औषधीय पादप सर्पगंधा का प्रयोग होता है रक्तचाप निदान हेतु। नंबर 2, औषधीय पादप तुलसी का प्रयोग होता है जुकाम और खांसी के उपचार हेतु। नंबर 3, औषधीय पादप कचनार का प्रयोग होता है दमा और छालों के उपचार हेतु। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं? नंबर 1, भारतीय जंगली गधा। नंबर 2, सिंगपुच्छी वानर। नंबर 3, निकोबारी कबूतर। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा। उत्तर मालिका में लिखा है निकोबारी कबूतर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की एक स्थानिक प्रजाति है। प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था संघ IUCN के रेड डेटा सूची के अनुसार ये खतरे के कगार पर प्रजाति है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संवर्धन वृक्षारोपण के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए, ये खाद्य फसलों में आनुवंशिक
अभियांत्रिकी के माध्यम से पोषक तत्वों को बढ़ाने की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी, ये दूसरी प्रजातियों के वृक्षों को हटाकर वाणिज्यिक दृष्टि से लाभकारी विशेष प्रजाति के वृक्षों के रोपण की प्रक्रिया है। ऑप्शन सी, ये खाद्य पदार्थों में विशेष पोषक तत्वों को मिलाने की प्रक्रिया है। ऑप्शन डी, ये वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य पौधों को तीव्रतम वृद्धि प्राप्त करने का अपनाया गया तरीका है। उत्तर है ऑप्शन बी, ये दूसरी प्रजातियों के वृक्षों को हटाकर वाणिज्यिक दृष्टि से लाभकारी विशेष प्रजाति के वृक्षों के रोपण की प्रक्रिया है। उत्तर मालिका में उत्तर दिया गया है, संवर्धन वृक्षारोपण में वाणिज्यिक दृष्टि से लाभकारी एकल वृक्ष प्रजातियों को बड़े पैमाने पर रोपण होता है, जिससे दूसरी प्रजातियां खत्म हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए और हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालयन ओक और बुरंश वनों का नुकसान हुआ। प्रश्न संख्या 14, हिमालयन यव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक औषधीय पौधा है। नंबर 2, ये उत्तराखंड के भोटिया जनजातीय समुदाय द्वारा चाय बनाने में प्रयुक्त होता है। नंबर 3, इसकी लकड़ी का प्रयोग ईंधन के रूप में नहीं हो सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा। ऑप्शन बी, केवल दूसरा और तीसरा। ऑप्शन सी, केवल पहला और तीसरा। ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा। उत्तर मालिका में लिखा है, हिमालयन यव हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक औषधीय पौधा है। ये कैंसर रोग के उपचार में प्रयोग होता है। ये उत्तराखंड के भोटिया जनजातीय समुदाय द्वारा चाय में प्रयुक्त होता है। स्थानीय लोगों द्वारा इसकी लकड़ी का प्रयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। प्रश्न संख्या 15, पवित्र उपवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, ये विस्तृत वनों के भाग होते हैं जिसकी स्थानीय लोग हर रूप में रक्षा करते हैं। नंबर 2, जानवर तथा पौधे दोनों ही पवित्र उपवनों के अंतर्गत संरक्षित होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ऑप्शन ए, केवल पहला। ऑप्शन बी, केवल दूसरा। ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों। ऑप्शन डी, न तो पहला न ही दूसरा। उत्तर ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों। उत्तर मालिका में लिखा है, पवित्र उपवन विस्तृत वनों के भाग होते हैं जिसकी स्थानीय लोग हर रूप में रक्षा करते हैं और इससे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ प्रतिबंधित है। छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करती हैं। ओडिशा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करती हैं। प्रश्न संख्या 16, इन क्षेत्रों में नदियों एवं झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप से एकत्रित करने की 200 से अधिक वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। बांस पाइप द्वारा पानी सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है और अंत में पानी कार्यस्थल तक पहुंच जाता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें ये जल संग्रहण प्रणाली प्रचलित है? ऑप्शन ए, उत्तरी भारत। ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी भारत। ऑप्शन सी, दक्षिणी भारत। ऑप्शन डी, पश्चिमी भारत। उत्तर ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी भारत। उत्तर मालिका में लिखा है, उत्तर पूर्वी भारत विशेषकर मेघालय में नदियों एवं झरनों के जल का बांस द्वारा बने पाइप से एकत्रित करने की 200 से अधिक वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। बांस पाइप द्वारा पानी सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है और अंत में पानी कार्यस्थल तक पहुंच जाता है। लगभग 18 से 20 लीटर पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव घटकर 20 से 80 बूंद प्रति मिनट पौधे तक पहुंचता है। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें छत वर्षा जल संग्रहण अधिक प्रचलित है? नंबर 1, मेघालय। नंबर 2, राजस्थान। नंबर 3, तमिलनाडु। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा। ऑप्शन बी, केवल दूसरा और तीसरा। ऑप्शन सी, केवल पहला और तीसरा। ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर मालिका में लिखा है, मेघालय, राजस्थान और तमिलनाडु में छत वर्षा जल संग्रहण अधिक प्रचलित है। प्रश्न संख्या 18, हरित क्रांति की सफलता ने भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है, किंतु वर्तमान में ये विवाद का विषय बना हुआ है। हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से भूमि निम्नीकरण के कारण है? नंबर 1,
रसायनों का अत्यधिक प्रयोग। नंबर 2 जैव विविधता का विलुप्त होना। नंबर 3 जल भृतों का सूखना। नंबर 4 जैव कीटनाशकों का प्रयोग। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल दूसरा, तीसरा और चौथा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। उत्तर है ऑप्शन बी केवल पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर मालिका में लिखा है बिंदु 1, 2 और 3 सही है, जबकि बिंदु 4 गलत है। हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग, जल भृतों के सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्यान्नों के स्थान पर उच्च मूल्य वाली फसलें उगाने संबंधित शस्यावर्तन से आमदनी बढ़ेगी और पर्यावरण निम्नीकरण में कमी आएगी। नंबर 2 भारत में जलवायु परिस्थितियों के कारण फसल संबंधित शस्यावर्तन का उपयोग नहीं हो सकता है। नंबर 3 भूमि उपयुक्तता, सिंचाई का बुनियादी ढांचा और सामाजिक आर्थिक स्थितियां फसल विविधीकरण के स्तर को प्रभावित करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा। उत्तर मालिका में उत्तर दिया है खाद्यान्नों के स्थान पर उच्च मूल्य वाली फसलें उगाने संबंधित शस्यावर्तन से आमदनी बढ़ेगी और पर्यावरण निम्नीकरण में कमी आएगी, क्योंकि कीमती फसलें जैसे फलों, औषधीय पौधों, फूलों, बायोडीजल फसलों जैसे जटरोफा, जोजोबा को उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता है। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपयोग किया जा सकता है। भूमि उपयुक्तता, सिंचाई, बुनियादी ढांचे और सामाजिक आर्थिक स्थितियां फसल विविधीकरण के स्तर को प्रभावित करती हैं। पृष्ठ संख्या 65। प्रश्न संख्या 20, जोजोबा के पौधे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। नंबर 2, ये एक बायोडीजल पौधा है। नंबर 3, इसका प्रयोग औषधीय उद्देश्यों हेतु भी हो सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा। उत्तर मालिका में उत्तर लिखा है जोजोबा एक झाड़ीदार पौधा है जो शुष्क क्षेत्रों में उगता है। ये एक बायोडीजल पौधा है। इसका प्रयोग औषधीय उद्देश्यों हेतु हो सकता है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित खनिजों में से कौन से टूथपेस्ट में पाए जाते हैं? नंबर 1 सिलिका, नंबर 2 चूना पत्थर, नंबर 3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, नंबर 4 फ्लोराइड, नंबर 5 अभ्रक। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी केवल तीसरा और चौथा, ऑप्शन सी केवल दूसरा, चौथा और पांचवा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, पांचों। उत्तर है ऑप्शन डी पांचों। उत्तर मालिका में लिखा है टूथपेस्ट में सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और विभिन्न फॉस्फेट जैसे खनिज पाए जाते हैं। फ्लोराइड दांतों को गलने से रोकता है। अधिकतर टूथपेस्ट टाइटेनियम ऑक्साइड से सफेद बनाए जाते हैं। कुछ टूथपेस्ट में चमक अभ्रक के कारण होता है। प्रश्न संख्या 22, रैट होल खनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, ये कोयला क्षेत्र में खनन की एक पर्यावरण अनुकूल प्रणाली है। नंबर 2, ये उत्तर पूर्वी भारत विशेषकर मेघालय में अधिक प्रचलित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी न तो पहला और न ही दूसरा। उत्तर है ऑप्शन बी केवल दूसरा। उत्तर मालिका में लिखा है रैट होल खनन एक गैर कानूनी खनन है जो स्थानीय लोगों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है। ये उत्तर पूर्वी भारत विशेषकर मेघालय में अधिक प्रचलित है। इस तरह के अवैध खनन से इन क्षेत्रों में पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1, स्थान खंभात की खाड़ी,
प्रसिद्ध है ज्वारीय ऊर्जा के लिए। नंबर 2 स्थान तटीय केरल प्रसिद्ध है भूतापीय ऊर्जा के लिए। नंबर 3 स्थान पूगा घाटी प्रसिद्ध है सौर ऊर्जा के लिए। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से या कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन सी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन ए केवल पहला। उत्तर मालिका में लिखा है युग्म 1 सही सुमेलित है जबकि युग्म 2 और युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है। सही मिलान इस प्रकार से होगा। नंबर 1 स्थान खंभात की खाड़ी प्रसिद्ध है ज्वारीय ऊर्जा के लिए। नंबर 2 स्थान तटीय केरल प्रसिद्ध है आणविक ऊर्जा के लिए। नंबर 3 स्थान पूगा घाटी प्रसिद्ध है भूतापीय ऊर्जा के लिए। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित अपशिष्टों पर विचार कीजिए। नंबर 1 फ्लाई ऐश, नंबर 2 फॉस्फोजिप्सम, नंबर 3 इस्पात धातुमल और नंबर 4 लौह धातुमल। उपर्युक्त में से कौन से ठोस अपशिष्ट हैं? ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल पहला और चौथा, ऑप्शन सी केवल दूसरा, तीसरा और चौथा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। उत्तर है ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। भारत में मुख्य ठोस अपशिष्ट फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम, लौह तथा इस्पात धातुमल है। प्रश्न संख्या 25, निम्न में से कौन से पारिस्थितिक तंत्र में जीव के निकेत के भाग हो सकते हैं? नंबर 1 निश्चित परास, नंबर 2 संसाधनों का उपयोग, नंबर 3 विशिष्ट क्रियात्मक भूमिका। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर मालिका में उत्तर लिखा है प्रत्येक जीव का उन परिस्थितियों में एक निश्चित परास होता है जिसे वो सहन कर सकता है। उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की विविधता तथा पारिस्थितिक तंत्र में उसकी एक विशिष्ट क्रियात्मक भूमिका होती है। ये सब सामूहिक रूप से उसका निकेत बनाते हैं। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित वनस्पतियों पर विचार कीजिए। नंबर 1 गुलाब, नंबर 2 डेजी, नंबर 3 बांज, नंबर 4 शैवाल, नंबर 5 बरगद। उपर्युक्त में से कौन से पृथुताजापी कोष्ठक में यूरीथर्मल कोष्ठक समाप्त हैं? ऑप्शन ए केवल पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा, तीसरा और चौथा, ऑप्शन सी केवल पहला, चौथा और पांचवा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। उत्तर है ऑप्शन ए केवल पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर मालिका में लिखा है कुछ जीव तापमानों के व्यापक परास सहन कर सकते हैं और उसमें खूब बढ़ते हैं। उन्हें पृथुताजापी कोष्ठक में यूरीथर्मल कोष्ठक समाप्त कहते हैं। उदाहरण गुलाब, डेजी, बांज के पेड़ इत्यादि। वे जीव जो तापमानों के कम परास में ही रहते हैं उन्हें तनुतापी कहते हैं। उदाहरण बरगद एवं पीपल के पेड़, शैवाल, लाइकेन इत्यादि। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित शैवालों में से किस एक की गहरे जल में पाए जाने की संभावना है? ऑप्शन ए लाल शैवाल, ऑप्शन बी हरा शैवाल, ऑप्शन सी भूरा शैवाल, ऑप्शन डी नीला हरा शैवाल। उत्तर ऑप्शन ए लाल शैवाल। उत्तर मालिका में लिखा है अत्यधिक मात्रा में R-फाइकोरीथ्रीन रंजक होने के कारण जो सूर्य किरणों से नीले हरे रंग को अवशोषित करता है, लाल शैवाल महासागरों के गहरे हिस्से में पहुंच जाते हैं जबकि अन्य शैवाल नहीं मिल सकते हैं। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, जीव बदलती हुई बाह्य पर्यावरणीय परिस्थितियों के बावजूद अपनी आंतरिक पर्यावरण की स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करते हैं। नंबर 2, अधिकांश जीव शारीरिक और कभी-कभी व्यवहारिक साधनों के माध्यम समस्थापन बनाए रखने में समर्थ होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी न तो पहला न ही दूसरा। उत्तर है ऑप्शन ए केवल पहला। उत्तर मालिका में लिखा है जीव बदलती हुई बाह्य पर्यावरणीय परिस्थितियों के बावजूद अपनी आंतरिक पर्यावरण की स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करते हैं। कुछ जीव समस्थापन शारीरिक, कभी कभी व्यवहारिक भी साधनों द्वारा बनाए रखते हैं जिससे शरीर का तापमान, परासरणी सांद्रण आदि स्थिर रहता है।
29वां प्रश्न, बहुत छोटे प्राणियों का ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाना दुर्लभ है क्योंकि? ऑप्शन ए, वे बड़े जानवरों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। ऑप्शन बी, उनके शरीर की ऊष्मा बहुत तेजी से कम होती है। ऑप्शन सी, उनके शरीर में फर और वसा की मोटी परत की कमी होती है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन बी, उनके शरीर की ऊष्मा बहुत तेजी से कम होती है। उत्तर मालिका में लिखा है, ताप हानि या ताप वृद्धि पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रकार है। चूंकि छोटे प्राणियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल उनके आयतन की अपेक्षा ज्यादा होता है, इसलिए जब बाहर ठंडी होती है तो उनके शरीर की ऊष्मा बहुत तेजी से कम होती है। ऐसी स्थिति में उन्हें उपापचय द्वारा शरीर की ऊष्मा पैदा करने के लिए काफी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। ये मुख्य कारण है कि बहुत छोटे प्राणी विरल ही ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, डायपॉज उपरति की परिघटना का अनुपालन ग्रीष्म और शुष्क क्षेत्रों के जीवों द्वारा किया जाता है। नंबर 2, ग्रीष्म निष्क्रियता की परिघटना का अनुपालन झीलों और तालाबों के जीवों द्वारा किया जाता है। नंबर 3, शीत निष्क्रियता की परिघटना का अनुपालन ध्रुवीय क्षेत्रों के जीवों द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा। ऑप्शन बी, केवल तीसरा। ऑप्शन सी, केवल दूसरा और तीसरा। ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन बी, केवल तीसरा। उत्तर मालिका में लिखा है, अस्टिवेशन ग्रीष्म निष्क्रियता की परिघटना का अनुपालन ग्रीष्म और शुष्क क्षेत्रों के जीवों द्वारा किया जाता है। उदाहरण, सांप, मेंढक। डायपॉज उपरति की परिघटना का अनुपालन झीलों और तालाबों के जीवों द्वारा किया जाता है। उदाहरण, घोंघा, केंचुआ। शीत निष्क्रियता की परिघटना का अनुपालन ध्रुवीय क्षेत्रों के जीवों द्वारा किया जाता है। उदाहरण, ध्रुवीय भालू। 31वां प्रश्न, कंगारू चूहा के बारे में विशिष्ट क्या है? नंबर 1, ये जल के बाह्य स्रोत न होने पर अपनी जल की आवश्यकता की पूर्ति अपने आंतरिक वसा के ऑक्सीकरण से पूरी करने में सक्षम है। नंबर 2, इसमें अपने मूत्र को सांद्रित करने की क्षमता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए, केवल पहला। ऑप्शन बी, केवल दूसरा। ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों। ऑप्शन डी, न तो पहला न ही दूसरा। उत्तर ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों। उत्तर मालिका में लिखा है, कंगारू चूहा पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ये जल के बाह्य स्रोत न होने पर अपनी जल की आवश्यकता की पूर्ति अपने आंतरिक वसा के ऑक्सीकरण से पूरी करने में सक्षम है। इसमें अपने मूत्र को सांद्रित करने की क्षमता है, जिससे उत्सर्जी पदार्थों को हटाने के लिए जल का न्यूनतम इस्तेमाल हो। पृष्ठ संख्या 66। प्रश्न संख्या 32, मरुस्थलीय पौधे नागफनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, उनका प्रकाश संश्लेषण का कार्य चपटे तनों द्वारा होता है। ऑप्शन बी, उनकी पत्तियां छोटी होती हैं। ऑप्शन सी, उनकी प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया विधि विशेष प्रकार की होती है, जिसके कारण वे अपने रंध्र दिन के समय बंद रखते हैं। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन बी, उनकी पत्तियां छोटी होती है। उत्तर मालिका में उत्तर लिखा है, उनमें पत्तियां नहीं होती हैं, बल्कि वे कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। इन मरुस्थलीय पौधों की पत्तियों की सतह पर मोटी उपत्वचा होती है, ताकि वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की न्यूनतम हानि हो। 33वां प्रश्न, यदि आप हिमालय के उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में यात्रा करते हैं तो आपने तुंगता बीमारी का अनुभव अवश्य किया होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको तुंगता बीमारी का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि नंबर 1, लाल रुधिर कोशिका का उत्पादन बढ़ाकर। नंबर 2, हीमोग्लोबिन की बंधनकारी क्षमता घटाकर। नंबर 3, श्वसन दर बढ़ाकर। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा। ऑप्शन बी, केवल दूसरा और तीसरा। ऑप्शन सी, केवल पहला और तीसरा। ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर मालिका में लिखा है, हमारा शरीर कम ऑक्सीजन उपलब्ध होने की क्षतिपूर्ति लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन बढ़ाकर, हीमोग्लोबिन की बंधनकारी क्षमता घटाकर और श्वसन दर बढ़ाकर कर लेता है। मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों की तुलना में हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होती है। 34वां प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में परभक्षियों द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई जाती हैं?
नंबर 1, पोषी स्तरों तक ऊर्जा स्थानांतरण के लिए वाहिका के रूप में कार्य करना। नंबर 2, शिकार जनसंख्या को नियंत्रण में रखना। नंबर 3, समुदाय में प्रजातियों की विविधता बनाए रखना। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन सी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर मालिका में लिखा है, पोषी स्तरों तक ऊर्जा स्थानांतरण के लिए वाहिका के रूप में कार्य करने के अलावा परभक्षी दूसरी भूमिकाएं भी निभाते हैं। वे शिकार आबादी को नियंत्रण में रखते हैं। परभक्षी प्रतिस्पर्धी शिकारी प्रजातियों के बीच प्रतिस्पर्धा की तीव्रता कम करके किसी समुदाय में प्रजातियों की विविधता बनाए रखने में भी सहायता करते हैं। प्रश्न संख्या 35, परभक्षण के प्रभाव को कम करने के लिए शिकार प्रजातियों ने विभिन्न रक्षा विधियां विकसित कर ली हैं। निम्नलिखित में से कौन से शिकार प्रजातियां परभक्षियों के विरुद्ध रक्षा विधियों का प्रयोग करती हैं? नंबर 1, छद्मावरण। नंबर 2, विषैलापन। नंबर 3, रासायनिक प्रतिरक्षा। नंबर 4, आकारिकीय रक्षा विधि। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। उत्तर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। उत्तर मालिका में लिखा है, परभक्षण के प्रभाव को कम करने के लिए शिकार प्रजातियों ने विभिन्न रक्षा विधियां विकसित कर ली हैं, जैसे छद्मावरण, कोष्ठक प्रारंभ, कीटों, मेंढकों और गिरगिट की कुछ प्रजातियां, विषैला, कोष्ठक में सांप, रासायनिक प्रतिरक्षा, कोष्ठक में मोनार्क तितली, अफीम पौधे, आकारिकीय रक्षा विधि, कोष्ठक में कैक्टस एक्केशिया। प्रश्न संख्या 36, स्पर्धी मोचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, एक प्रजाति प्रतिस्पर्धा के प्रभाव को कम करने हेतु विभिन्न रक्षा विधियां विकसित करती है। ऑप्शन बी, एक प्रजाति अपने भौगोलिक क्षेत्र के विस्तार हेतु प्रतिद्वंद्वी प्रजाति से प्रतिस्पर्धा करती है। ऑप्शन सी, एक प्रजाति अपनी प्रतिस्पर्धी प्रजाति के हटने के कारण अपनी विस्तार संबंधी सीमा नाटकीय ढंग से बढ़ा लेती है। ऑप्शन डी, एक प्रजाति का दूसरी प्रजाति से पारस्परिक संबंध होना। उत्तर है ऑप्शन सी, एक प्रजाति अपनी प्रतिस्पर्धी प्रजाति के हटने के कारण अपनी विस्तार संबंधी सीमा नाटकीय ढंग से बढ़ा लेती है। उत्तर मालिका में उत्तर लिखा है, प्रतिस्पर्धी रूप से उत्तम प्रजाति की उपस्थिति के कारण जब किसी प्रजाति का वितरण छोटे से भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित हो जाता है, प्रतिस्पर्धी जाति को प्रयोगात्मक रूप से हटा दिए जाने पर उसकी विस्तार संबंधी सीमा नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। इसे ही स्पर्धी मोचन कहते हैं। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1, समष्टियों की पारस्परिक क्रिया बाघ हिरण का मिलान पारस्परिक क्रिया का नाम परभक्षण से। नंबर 2, समष्टियों की पारस्परिक क्रिया फ्लेमिंगो मछली का मिलान पारस्परिक क्रिया का नाम सहभोजिता से। नंबर 3, समष्टियों की पारस्परिक क्रिया कोयल कौवा का मिलान पारस्परिक क्रिया का नाम अंतरजातीय परजीविता से। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन ए, केवल पहला। उत्तर मालिका में लिखा है, युग्म 1 सही सुमेलित है जबकि युग्म 2 और 3 सही सुमेलित नहीं है। नंबर 1, समष्टियों की पारस्परिक क्रिया बाघ हिरण का सही मिलान है पारस्परिक क्रिया का नाम परभक्षण से। नंबर 2, समष्टियों की पारस्परिक क्रिया फ्लेमिंगो मछली का मिलान पारस्परिक क्रिया का नाम प्रतिस्पर्धा से। नंबर 3, समष्टियों की पारस्परिक क्रिया कोयल कौवा का मिलान पारस्परिक क्रिया का नाम परजीविता से। प्रश्न संख्या 38, संसाधन विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, 2 प्रतिस्पर्धी प्रजातियां समान संसाधनों पर दावा करने हेतु विभिन्न रक्षा विधियां विकसित करती हैं। ऑप्शन बी, 2 प्रतिस्पर्धी प्रजातियां जो समान संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करती है भिन्न चारण प्रतिरूप चुनकर प्रतिस्पर्धा से बचती हैं। ऑप्शन सी, 2 प्रतिस्पर्धी प्रजातियां समान संसाधनों पर दावा करने हेतु एक दूसरे के विरुद्ध विभिन्न आक्रामक विधियां विकसित करती हैं। ऑप्शन डी, 2 प्रजातियां समान संसाधनों के विभाजन हेतु पारस्परिक संबंध बनाती है। उत्तर है ऑप्शन बी, 2 प्रतिस्पर्धी प्रजातियां जो
समान संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं, भिन्न चारण प्रतिरूप चुनकर प्रतिस्पर्धा से बचती हैं। उत्तर मालिका में उत्तर लिखा है, यदि दो प्रतिस्पर्धी प्रजातियां जो समान संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं, भिन्न चारण प्रतिरूप चुनकर प्रतिस्पर्धा से बचती हैं, तो इस क्रियाविधि को संसाधन विभाजन कहते हैं। 39वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से विशेष अनुकूलन एक ही परपोषी प्रजाति के साथ सफल होने के लिए परजीवी विकसित करते हैं? नंबर 1, अनावश्यक संवेदी अंगों का अभाव। नंबर 2, चिपकने हेतु आसंजी अंग। नंबर 3, पाचन तंत्र का लोप। नंबर 4, उच्च जनन क्षमता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा और चौथा, ऑप्शन सी केवल पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। उत्तर ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। उत्तर मालिका में लिखा है, यदि एक परपोषी परजीवी को अस्वीकार करने या उसका प्रतिरोध करने के विशेष साधन विकसित करता है, तो परजीवी को उन साधनों को निष्प्रभावी और व्यर्थ करने के लिए साधन विकसित करने पड़ते हैं। ऐसा एक ही परपोषी प्रजाति के साथ सफल होने हेतु परजीवी करते हैं। अपनी जीवन शैली के अनुरूप परजीवियों ने भी विशेष अनुकूलन विकसित किए हैं, जैसे कि अनावश्यक संवेदी अंगों का अभाव, परपोषी से चिपकने के लिए आसंजी अंगों, चूषकों की उपस्थिति, पाचन तंत्र का लोप तथा उच्च जनन क्षमता। प्रश्न संख्या 40, अनेक परजीवी पक्षी अपने अंडों को परपोषी पक्षियों के घोंसलों में रख देते हैं और परपोषी पक्षियों को उन अंडों को सेने इंक्यूबेट देते हैं। विकास प्रक्रिया के दौरान परजीवी पक्षी के अंडे आकार और रंग में परपोषी पक्षियों के अंडों के सदृश विकसित होते हैं, ताकि परपोषी द्वारा विजातीय अंडों को पहचान पाने की संभावना कम हो जाए। उपर्युक्त उदाहरण में निम्नलिखित परजीविताओं में से किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए अंतः परजीविता, ऑप्शन बी बाह्य परजीविता, ऑप्शन सी ब्रूड परजीविता, ऑप्शन डी उपर्युक्त कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन सी ब्रूड परजीविता। उत्तर मालिका में लिखा है, पक्षियों में अंड कोष्ठक में ब्रूड परजीविता का लुभावना उदाहरण है, जिसमें परजीवी पक्षी अपने अंडे परपोषी के घोंसले में रख देता है और परपोषी को उन अंडों को सेने इंक्यूबेट देता है। उदाहरण कोयल। 41वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, आम के पेड़ की शाखा पर उगने वाले ऑर्किड अधिपादप होते हैं। नंबर 2, अधिपादप परपोषी से पोषण प्राप्त करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी न तो पहला न ही दूसरा। उत्तर है ऑप्शन ए केवल पहला। उत्तर मालिका में लिखा है, अधिपादप परपोषी प्रजाति से पोषण प्राप्त नहीं करते हैं। वे अपनी आर्द्रता व पोषण हवा, वर्षा और कभी कभी इनके समीप इकट्ठा हुए अवशेषों से प्राप्त करते हैं। पृष्ठ संख्या 67। 42वां प्रश्न, निम्नलिखित वनस्पतियों पर विचार कीजिए। 43वां प्रश्न, समुद्री एनीमोन दंशन स्पर्शक होते हैं जो उनके साथ रहने वाले जीवों के परभक्षियों से सुरक्षा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समुद्री एनीमोन के साथ सहजीवी साहचर्य है? ऑप्शन ए क्लाउन मछली और हर्मिट केकड़ा, ऑप्शन बी क्लाउन मछली और कवक, ऑप्शन सी हर्मिट केकड़ा और शैवाल, ऑप्शन डी शैवाल और कवक। उत्तर है ऑप्शन ए क्लाउन मछली और हर्मिट केकड़ा। उत्तर मालिका में उत्तर लिखा है, समुद्री एनीमोन जो दंशन स्पर्शक होते हैं और क्लाउन मछली और हर्मिट केकड़ा के बीच पारस्परिक संबंध सहभोजिता का उदाहरण है। क्लाउन मछली परभक्षियों जो दंशन स्पर्शक से दूर रहते हैं से सुरक्षित होती है। छोटे हर्मिट केकड़े प्रायः समुद्री एनीमोन को अपने से जोड़ लेते हैं, जो उन्हें परभक्षियों से सक्रिय सुरक्षा प्रदान करते हैं। समुद्री एनीमोन इन जीवों से कोई लाभ नहीं लेता है। प्रश्न संख्या 44, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में शैवाल और कवक के सहजीवी साहचर्य है। निम्नलिखित में से कौन सा इनके बीच पारस्परिक संबंध है? ऑप्शन ए सहभोजिता, ऑप्शन बी सहोपकारिता, ऑप्शन सी अंतर जातीय परजीविता, ऑप्शन डी स्पर्धा। उत्तर है ऑप्शन बी सहोपकारिता। उत्तर मालिका में उत्तर लिखा है,
सहोपकारिता पारस्परिक क्रिया से परस्पर क्रिया करने वाली दोनों प्रजातियों को लाभ होता है। कवक और प्रकाश संश्लेषी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच घनिष्ठ सहोपकारी संबंध लाइकेन में देखा जा सकता है। प्रश्न संख्या 45, कवक मूल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इसका कवकों और उच्च कोटि पादपों की जड़ों के बीच सहजीवी साहचर्य है। नंबर 2, ये पादपों द्वारा पोषित होता है। नंबर 3, ये मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा। उत्तर मालिका में लिखा है, कवक मूल का कवकों और उच्च कोटि पादपों की जड़ों के बीच सहजीवी साहचर्य है। पादप कवक मूलों को स्वयं पोषित करते हैं। ये मृदा में यूरिया के घुलने की दर को बढ़ाता है। प्रश्न संख्या 46, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। नंबर 1, बर, नंबर 2, मधुमक्खी, नंबर 3, चिड़िया। उपर्युक्त में से कौन से परागणकारी है? ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर मालिका में लिखा है, पराग का पौधे के नर अंश से मादा अंश में स्थानांतरण परागण कहलाता है। उदाहरण मधुमक्खी, बर, चींटी, तितली, चिड़िया, चमगादड़ इत्यादि। 47वां प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1, गुलाब, नंबर 2, ऑफ्रेस, नंबर 3, सूरजमुखी। उपर्युक्त में से किस प्रकार के पौधों में स्यूडोपुलेट की परिघटना प्रेक्षित की जा सकती है? ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी स्यूडोपुलेट उपर्युक्त पादपों में से किसी में भी नहीं प्रेक्षित की जा सकती है। उत्तर है ऑप्शन बी केवल दूसरा। उत्तर मालिका में लिखा है, नर मक्षिका फूलों को मादा समझकर उसकी ओर आकर्षित होता है और पुष्पों के साथ स्यूडोपुलेट छद्म मैथुन करता है। इस प्रक्रम के दौरान इस पर पुष्प से पराग झड़कर उस पर गिरते हैं। जब वही मक्षिका दूसरे पुष्प से छद्म मैथुन करती है तो यहाँ शरीर पर लगे पराग कण डालती है और इस प्रकार पुष्प को परागण करती है। उदाहरण भूमध्य सागरीय पुष्प ऑफ्रेस। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित पारितंत्रों पर विचार कीजिए। नंबर 1, आर्द्र भूमि, नंबर 2, शस्य भूमि, नंबर 3, जल जीवशाला, नंबर 4, तालाब। उपर्युक्त में से कौन से मानव निर्मित पारितंत्र हैं? ऑप्शन ए केवल तीसरा और चौथा, ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। उत्तर है ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा। उत्तर मालिका में लिखा है, पारितंत्र को प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई के रूप में देखा जाता है जहां पर जीवधारी आपस में तथा आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। इसे 2 आधारभूत श्रेणियों में बांटा जा सकता है, स्थलीय और जलीय। जंगल, घास के मैदान और मरुस्थल स्थलीय पारितंत्र के उदाहरण हैं, जबकि तालाब, झील, दलदल क्षेत्र, नदी और ज्वार नदमुख जलीय पारितंत्र के उदाहरण हैं। शस्य भूमि एवं जल जीवशाला को मानव निर्मित पारितंत्र माना जा सकता है। प्रश्न संख्या 49, जलीय पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से जीव अवघटक जीव कहलाता या कहलाते हैं? नंबर 1, कवक, नंबर 2, जीवाणु, नंबर 3, फ्लैगलेट। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर मालिका में उत्तर इस प्रकार लिखा हुआ है, अवघटक जटिल कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक तत्वों जैसे CO2 एवं पोषकों में खंडित करने में सहायता करते हैं और इस प्रक्रिया को अवघटन कहते हैं। जलीय पारितंत्र में कवक, जीवाणु और फ्लैगलेट अवघटक होते हैं। प्रश्न संख्या 50, पारितंत्रों की बढ़ती उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ऑप्शन ए, वर्षावन, मैनग्रोव, घास स्थल, महासागर, ऑप्शन बी, महासागर, घास स्थल, मैनग्रोव, वर्षावन, ऑप्शन सी, मैनग्रोव, वर्षावन, महासागर, घास स्थल, ऑप्शन डी, महासागर, घास स्थल, वर्षावन, मैनग्रोव। उत्तर है ऑप्शन बी, महासागर, घास स्थल, मैनग्रोव, वर्षावन।
उत्तर मालिका में लिखा है जैव मात्रा के उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। पारितंत्रों की बढ़ती उत्पादकता के क्रम में महासागर, घास स्थल, मैंग्रोव, वर्षावन का अनुक्रम सही है। प्रश्न संख्या 51, ह्यूमिफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इसके द्वारा एक गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण होता है जिसे ह्यूमस कहते हैं। नंबर 2, ये सूक्ष्म जैविक क्रिया के प्रति कम प्रतिरोधी है। नंबर 3, इसमें सीमित पोषक तत्व होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन ए केवल पहला। उत्तर मालिका में लिखा है ह्यूमिफिकेशन द्वारा एक गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण होता है जिसे ह्यूमस कहते हैं। यह सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है और इसका अपघटन बहुत ही धीमी गति से चलता है। कोलाइडल स्वभाव होने के कारण ये पोषक तत्वों के भंडार का काम करता है। प्रश्न संख्या 52, पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, ये द्विदिशीय प्रवाह होता है। नंबर 2, उत्तरोत्तर पोषण स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी न तो पहला न ही दूसरा। उत्तर है ऑप्शन बी केवल दूसरा। उत्तर मालिका में लिखा है पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है। उत्तरोत्तर पोषण स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। प्रत्येक निम्न पोषण स्तर से ऊपर के पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा प्रवाहित होती है। प्रश्न संख्या 53, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निदर्शन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। नंबर 2, खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत नहीं पाई जाती है। नंबर 3, जीवों द्वारा आहार श्रृंखला में एक विशेष स्थान ग्रहण करने को उसके आहार जाल के नाम से जाना जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा। उत्तर मालिका में लिखा है खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निदर्शन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत नहीं पाई जाती है। जीव द्वारा खाद्य श्रृंखला में एक विशेष स्थान ग्रहण करने को उसके पोषण स्तर के नाम से जाना जाता है, जबकि खाद्य श्रृंखलाओं के प्राकृतिक अंतर संबंध आहार जाल का निर्माण करते हैं। पृष्ठ संख्या 68। प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1, जीव कवक युग्म विशेषता मृतपोषी। नंबर 2, जीव जीवाणु युग्म विशेषता अपरद। नंबर 3, जीव केंचुआ युग्म विशेषता अपघटक। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी केवल तीसरा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन ए केवल पहला। उत्तर मालिका में उत्तर लिखा है युग्म 1 सही सुमेलित है जबकि युग्म 2 और 3 सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलन इस प्रकार से है। नंबर 1, जीव कवक का सही मिलान विशेषता मृतपोषी से। नंबर 2, जीव जीवाणु का सही मिलान विशेषता अपघटक से। नंबर 3, केंचुआ का सही मिलान विशेषता अपरद से। प्रश्न संख्या 55, समुद्र में जैव भार के पिरामिड प्रायः उल्टे होते हैं क्योंकि ऑप्शन ए, मछलियों की संख्या पादप प्लवकों से बहुत अधिक होती है। बी, मछलियों की जैव मात्रा पादप प्लवकों से बहुत अधिक होती है। सी, पादप प्लवकों की संख्या मछलियों से बहुत अधिक होती है। डी, पादप प्लवकों की जैव मात्रा मछलियों से बहुत अधिक होती है। उत्तर है ऑप्शन बी, मछलियों की जैव मात्रा पादप प्लवकों से बहुत अधिक होती है। उत्तर मालिका में इस प्रकार से उत्तर लिखा है समुद्र में जैव मात्रा के पिरामिड प्रायः उल्टे होते हैं क्योंकि मछलियों की जैव मात्रा पादप प्लवकों से बहुत अधिक होती है। प्रश्न संख्या 56,
ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधी अवस्था में होता है और कभी उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन ए, हर स्तर पर जैव मात्रा का ह्रास होता है जब ऊर्जा का प्रवाह एक पोषण स्तर से अग्र पोषण स्तर तक पहुंचता है। बी, जैव मात्रा स्थिर होता है जबकि ऊर्जा प्रवाह परिवर्तनशील होता है। सी, जब ऊर्जा का प्रवाह एक पोषण स्तर से अग्र पोषण स्तर तक पहुंचता है तो हर स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास होता है। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन सी, जब ऊर्जा का प्रवाह एक पोषण स्तर से अग्र पोषण स्तर तक पहुंचता है तो हर स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास होता है। उत्तर मालिका में उत्तर लिखा है, ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होता है और कभी उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक पोषण स्तर से अग्र पोषण स्तर की ओर होता है और हर स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास होता जाता है। 57वां प्रश्न, पारेतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी पारिस्थितिक पिरामिड की सीमाएं हैं? नंबर 1, ये एक ही प्रजाति के 2 या 2 से अधिक भोजन स्तरों के संबंध में विचार नहीं करता है। नंबर 2, ये आहार जाल का समावेशन करता है। नंबर 3, मृत जीवियों को पारिस्थितिक पिरामिड में कोई स्थान प्राप्त नहीं है। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा। ऑप्शन बी, केवल पहला और तीसरा। ऑप्शन सी, केवल दूसरा और तीसरा। ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन बी, केवल पहला और तीसरा। उत्तर मालिका में लिखा है, पारिस्थितिक पिरामिड की कुछ सीमाएं हैं। ये एक ही प्रजाति के 2 या 2 से अधिक भोजन स्तरों के संबंध में विचार नहीं करता है। इसमें एक साधारण आहार श्रृंखला बनती है जो प्रकृति में विद्यमान नहीं होती है। इसमें आहार जाल का समावेश नहीं होता है और पारिस्थितिक तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाने के बावजूद मृत जीवियों को पारिस्थितिक पिरामिड में कोई स्थान प्राप्त नहीं है। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1, छोड़ी हुई कृषि भूमि या परित्यक्त भूमि। नंबर 2, जला हुआ वन। नंबर 3, बाढ़ प्रभावित भूमि। नंबर 4, नव विकसित तालाब। उपर्युक्त में से किस क्षेत्र में द्वितीयक अनुक्रमण की परिघटना का प्रेक्षण किया जा सकता है? ऑप्शन ए, केवल तीसरा और चौथा। ऑप्शन बी, केवल दूसरा और तीसरा। ऑप्शन सी, केवल पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। उत्तर ऑप्शन सी, केवल पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर मालिका में उत्तर दिया है, एक सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से आकलित परिवर्तन को पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। अनुक्रमण प्रक्रिया ऐसी जगह शुरू होती है जहां कोई सजीव नहीं होते हैं, उसे प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। उदाहरण, नया ठंडा लावा, नग्न पत्थर, नव विकसित तालाब या जलाशय। ऐसा क्षेत्र जहां जीव कभी रहते थे किसी प्रकार से नष्ट हो गए कि अनुक्रमण प्रक्रिया को द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। उदाहरण, छोड़ा हुआ कृषि भूमि, जले या कटे वन, बाढ़ प्रभावित भूमि। प्रश्न संख्या 59, पादपों के अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, जलारंभी अनुक्रमण जलमग्न क्षेत्रों में होता है। नंबर 2, शुष्क तारंभी अनुक्रमण तटीय क्षेत्रों में होता है। नंबर 3, जलारंभी और शुष्क तारंभी दोनों का अनुक्रमण समोदिक पारिस्थिति की ओर बढ़ता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा। ऑप्शन बी, केवल दूसरा और तीसरा। ऑप्शन सी, केवल पहला और तीसरा। ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर ऑप्शन सी, केवल पहला और तीसरा। उत्तर मालिका में उत्तर लिखा है, जलारंभी अनुक्रमण जलमग्न क्षेत्रों में होता है और अनुक्रमण श्रेणी हाइड्रिक से समोदिक परिस्थिति की ओर अग्रसर होती है। शुष्क तारंभी अनुक्रमण शुष्क क्षेत्रों में होता है और ये श्रेणी शुष्कता से समोदिक परिस्थिति की ओर बढ़ता है। समोदिक परिस्थिति मध्यम जल परिस्थिति होती है, न तो बहुत शुष्क और न ही बहुत जलीय। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से कौन मूल अन्वेषक प्रजाति का या के हैं? नंबर 1, लाइकेन। नंबर 2, मॉस। नंबर 3, शैवाल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए, केवल पहला। ऑप्शन बी, केवल पहला और दूसरा। ऑप्शन सी, केवल दूसरा और तीसरा। ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर मालिका में लिखा है, वो प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर अनुक्रमण करते हैं उन्हें मूल अन्वेषक प्रजाति कहते हैं। उदाहरण, लाइकेन, मॉस और शैवाल। प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित कथनों में से स्थायी अवस्था के संदर्भ में कौन सा सही है?
ऑप्शन ए, ये परितंत्र में उपस्थित जैव भार की मात्रा होती है। ऑप्शन बी, ये मृदा में उपस्थित पोषकों की मात्रा होती है। ऑप्शन सी, ये परितंत्र में ऊर्जा और पोषकों का प्रवाह होता है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन बी, ये मृदा में उपस्थित पोषकों की मात्रा होती है। 61वां प्रश्न का उत्तर मालिका में इस प्रकार से दिया गया है। मृदा में विद्यमान पोषकों की मात्रा जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम आदि को स्थायी अवस्था के रूप में संदर्भित किया जाता है। प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित पोषक चक्रों पर विचार कीजिए। नंबर 1 सल्फर, नंबर 2 फास्फोरस, नंबर 3 नाइट्रोजन, नंबर 4 कार्बन। उपर्युक्त में से किसमें अवसादी चक्र होते हैं? ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा। ऑप्शन बी, केवल तीसरा और चौथा। ऑप्शन सी, केवल पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। उत्तर है ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा। उत्तर मालिका में हल लिखा है। एक पारितंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता को पोषक चक्र कहा जाता है। ये जैव भू रसायन चक्र नाम से भी जाना जाता है। पोषक चक्र दो प्रकार के होते हैं, ए गैसीय और बी अवसादी या तलछटी। गैसीय प्रकार के पोषक चक्र जैसे नाइट्रोजन कार्बन चक्र के भंडार वायुमंडल में विद्यमान होते हैं तथा अवसादी चक्र जैसे सल्फर फास्फोरस चक्र के भंडार धरती के पटल में स्थित होते हैं। 63वां प्रश्न, जीव विज्ञानियों को ये पक्का विश्वास नहीं है कि प्रोकैरियोटिक प्रजातियों की संख्या कितनी हो सकती है, क्योंकि ऑप्शन ए, उन्हें प्रासंगिक प्रजाति नहीं माना जाता है। ऑप्शन बी, बहुत सी प्रजातियां प्रयोगशाला में आसानी से संवर्धन योग्य हैं। ऑप्शन सी, पारंपरिक वर्गीकरण के तरीके सूक्ष्म जीवों को पहचानने के लिए उचित नहीं है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन सी, पारंपरिक वर्गीकरण के तरीके सूक्ष्म जीवों को पहचानने के लिए उचित नहीं है। उत्तर मालिका में उत्तर इस प्रकार से दिया गया है। जीव विज्ञानी को ये पक्का विश्वास नहीं है कि प्रोकैरियोटिक प्रजातियों की संख्या कितनी हो सकती है। समस्या यह है कि पारंपरिक वर्गीकरण के तरीके सूक्ष्म जीवों को पहचानने के लिए उचित नहीं है तथा बहुत सी प्रजातियां प्रयोगशाला में आसानी से संवर्धन योग्य नहीं है। यदि हम इन प्रजातियों को समझने हेतु जैव रासायनिक अथवा आणविक तरीके अपनाते हैं, तब केवल इनकी विविधता ही लाखों में पहुंच सकती है। प्रश्न संख्या 64, जैव विविधता के प्रतिरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, जंतुओं और पादपों की विविधता समान वितरित है। नंबर 2, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शीतोष्ण क्षेत्रों से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। नंबर 3, समशीतोष्ण वनों की तुलना में उष्णकटिबंधीय वन आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभप्रद होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा। ऑप्शन बी, केवल दूसरा। ऑप्शन सी, केवल दूसरा और तीसरा। ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा। उत्तर मालिका में उत्तर लिखा है। जंतुओं और पादपों की विविधता असमान वितरित है। उष्णकटिबंधीय वनों की तुलना में समशीतोष्ण वन आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभप्रद होते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शीतोष्ण क्षेत्रों से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1, राष्ट्रीय उद्यान साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान का मिलान उद्यान से होकर बहने वाली नदी कावेरी। नंबर 2, राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का मिलान उद्यान से होकर बहने वाली नदी मानस। नंबर 3, राष्ट्रीय उद्यान भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान का मिलान उद्यान से होकर बहने वाली नदी ब्राह्मणी से। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा। ऑप्शन बी, केवल तीसरा। ऑप्शन सी, केवल पहला और तीसरा। ऑप्शन डी, कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन बी, केवल तीसरा। उत्तर मालिका में लिखा है युग्म तीसरा सही सुमेलित है, जबकि युग्म पहला और दूसरा सही सुमेलित नहीं है। सही मिलान इस प्रकार से है। नंबर 1, राष्ट्रीय उद्यान साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान का सही मिलान उद्यान से होकर बहने वाली नदी कुंतिपुझा से। नंबर 2, राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का मिलान उद्यान से होकर बहने वाली नदी ब्रह्मपुत्र से। नंबर 3, राष्ट्रीय उद्यान भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान का सही मिलान उद्यान से होकर बहने वाली नदी ब्राह्मणी से। प्रश्न संख्या 66, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है क्योंकि ए, वे लाखों वर्षों से अपेक्षाकृत अबाधित रहे हैं। बी, उष्णकटिबंधीय पर्यावरण कम मौसम परिवर्तन वाला होता है।
सी, वे अपेक्षाकृत अधिक स्थिर और पूर्वानुमेय हैं। डी, उपर्युक्त सभी। उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। उत्तर मालिका में लिखा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक जैव विविधता है क्योंकि प्रजाति उद्भवन आमतौर पर समय का कार्य है। शीतोष्ण क्षेत्र में प्राचीन समय से बार बार हिमनदन होता रहा है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र लाखों वर्षों से अपेक्षाकृत अबाधित रहे हैं। उष्णकटिबंधीय पर्यावरण शीतोष्ण पर्यावरण से भिन्न तथा कम मौसमीय परिवर्तन, अधिक स्थिर और पूर्वानुमेय को दर्शाता है। यह स्थिर पर्यावरण निकेत विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित करता है। उष्णकटिबंध क्षेत्रों में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध होती है, जिससे अधिक उत्पादन होता है। पृष्ठ संख्या 69। 67वां प्रश्न, छठा विलोपन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, 21वीं सदी में प्रजातियों का व्यापक विलोपन। बी, पिछली छठी शताब्दी में प्रजातियों का व्यापक विलोपन। सी, आने वाली छठी शताब्दी में प्रजातियों का व्यापक विलोपन। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन ए, 21वीं सदी में प्रजातियों का व्यापक विलोपन। उत्तर मालिका में उत्तर दिया है जब से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति तथा विविधीकरण हुआ है, पृथ्वी पर 5 बार प्रजातियों का व्यापक विलोपन हो चुका है। वर्तमान में छठा विलोपन प्रगति पर है। प्रश्न संख्या 68, हमारे ग्रह पर जैव संपदा भंडार में तेजी से क्षति हो रही है और इसके लिए मानव क्रियाकलाप मुख्य कारण है। निम्नलिखित में से कौन से जैव विविधता की क्षति के कारण है? नंबर 1, आवासीय क्षति और विखंडन। नंबर 2, अतिदोहन। नंबर 3, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। नंबर 4, सहविलुप्तता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए, केवल दूसरा और तीसरा। ऑप्शन बी, केवल दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन सी, केवल पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। उत्तर ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। उत्तर मालिका में लिखा है सभी बिंदु सही हैं। जैव विविधता की क्षति के 4 मुख्य कारण हैं। नंबर 1, आवासीय क्षति और विखंडन। नंबर 2, अतिदोहन। नंबर 3, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। नंबर 4, सहविलुप्तता। प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, स्टीलर समुद्री गाय। दूसरा, पैसेंजर कबूतर। तीसरा, सिचलिड मछली। उपर्युक्त प्रजातियों में से कौन सी विलुप्त प्रजाति या प्रजातियां हैं? ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा। ऑप्शन बी, केवल तीसरा। ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन डी, कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा। उत्तर मालिका में लिखा है बिंदु 1 और 2 सही है, जबकि बिंदु 3 गलत है। स्टीलर समुद्री गाय और पैसेंजर कबूतर विलुप्त प्रजातियां हैं, जबकि सिचलिड मछली विलुप्त प्रजाति नहीं है। प्रश्न संख्या 70, जैवी अन्वेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, आर्थिक तथा सौंदर्यात्मक महत्व के उत्पादों हेतु आणविक, आनुवंशिक तथा प्रजाति स्तर संबंधी विविधता की खोज। बी, आर्थिक महत्व के उत्पादों हेतु आणविक, आनुवंशिक तथा प्रजाति स्तर संबंधी विविधता की खोज। सी, सामाजिक, आर्थिक तथा सौंदर्यात्मक महत्व के उत्पादों हेतु आणविक, आनुवंशिक तथा प्रजाति स्तर संबंधी विविधता की खोज। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर है बी, आर्थिक महत्व के उत्पादों हेतु आणविक, आनुवंशिक तथा प्रजाति स्तर संबंधी विविधता की खोज। उत्तर मालिका में लिखा है आर्थिक महत्व के उत्पादों हेतु आणविक, आनुवंशिक तथा प्रजाति स्तर संबंधी विविधता की खोज को जैवी अन्वेषण कहते हैं। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1, जलकुंभी। नंबर 2, लैंटाना। नंबर 3, गाजर घास। उपर्युक्त में से कौन सी आक्रामक घास की प्रजाति या प्रजातियां हैं? ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा। ऑप्शन बी, केवल तीसरा। ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन डी, कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर लिखा है जब बाहरी जातियां अनजाने में या जानबूझकर किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती है, तब उनमें से कुछ आक्रामक होकर स्थानिक जातियों में कमी या विलुप्ति का कारण बन जाती है। जलकुंभी, लैंटाना और गाजर घास आक्रामक घास प्रजातियों के ऐसे उदाहरण हैं। 72वां प्रश्न, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किनमें पवित्र वन पाए जाते हैं? नंबर 1, खासी व जयंतिया पहाड़ी। नंबर 2, अरावली पहाड़ी। नंबर 3, पश्चिमी घाट। नंबर 4, सरगुजा, चंदा व बस्तर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए, केवल दूसरा और तीसरा। ऑप्शन बी, केवल पहला और तीसरा। ऑप्शन सी, केवल पहला, दूसरा और तीसरा।
ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। उत्तर ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। उत्तर मालिका में उत्तर लिखा है, बहुत सी संस्कृतियों में वनों के लिए अलग भूभाग छोड़े जाते थे और उनमें सभी पौधों तथा वन्य जीवों की पूजा की जाती थी। इन्हें पवित्र वन कहते हैं। पवित्र वन मेघालय की खासी व जयंतिया पहाड़ियों पर, राजस्थान की अरावली पहाड़ियों पर, कर्नाटक और महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर तथा छत्तीसगढ़ के सरगुजा, चंदा व बस्तर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 73, जैव विविधता हॉटस्पॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इनमें प्रजातीय समृद्धि बहुत अधिक होती है। नंबर 2, इनमें निम्न स्थानिकता होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी न तो पहला न ही दूसरा। उत्तर है ऑप्शन ए केवल पहला। उत्तर मालिका में लिखा है, बिंदु 1, 2 और 4 सही है जबकि बिंदु 3 गलत है। पश्चिमी घाट और श्रीलंका, इंडो बर्मा व हिमालय 3 हॉटस्पॉट हैं जो भारत की असाधारण रूप से उच्च जैव विविधता को दर्शाते हैं। प्रश्न संख्या 75, निम्नलिखित में से कौन से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक है जो भारत में स्वचालित वाहनों द्वारा निर्मुक्त किए जाते हैं? नंबर 1 कार्बन मोनोऑक्साइड, नंबर 2 नाइट्रिक ऑक्साइड, नंबर 3 सल्फर ऑक्साइड, नंबर 4 सीसा। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी केवल पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन सी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। उत्तर ऑप्शन डी। उत्तर मालिका में लिखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सीसा, हाइड्रोकार्बन इत्यादि कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक है जो भारत में स्वचालित वाहनों द्वारा मुक्त किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 76, जलाशयों में काफी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण प्लवकों की अतिशय वृद्धि होती है जिसके कारण जलाशयों का रंग विशेष प्रकार का हो जाता है। इसके कारण जल की गुणवत्ता घट जाती है और मछलियां मर जाती हैं। उपर्युक्त उदाहरण में निम्नलिखित पादपों में से किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए जलकुंभी, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी मॉस, ऑप्शन डी लाइकेन। उत्तर है ऑप्शन बी शैवाल। उत्तर मालिका में उत्तर इस प्रकार से लिखा है, जलाशयों में काफी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण प्लवकीय मुक्त प्लावी शैवाल की अतिशय वृद्धि होती है। इसे शैवाल प्रस्फुटन कहा जाता है जिसके कारण जलाशयों का रंग विशेष प्रकार का हो जाता है। शैवाल प्रस्फुटन के कारण जल की गुणवत्ता घट जाती है और मछलियां मर जाती हैं। कुछ प्रस्फुटनकारी शैवाल मनुष्य और जानवरों के लिए अतिशय विषैले होते हैं। प्रश्न संख्या 77, निम्नलिखित पादपों में से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? ऑप्शन ए कांग्रेस घास, ऑप्शन बी लेंटाना, ऑप्शन सी जलकुंभी, ऑप्शन डी अल्फा अल्फा। उत्तर ऑप्शन सी जलकुंभी। उत्तर लिखा है उत्तर मालिका में, विश्व का सबसे अधिक समस्या उत्पन्न करने वाला जलीय खरपतवार है जलकुंभी, जो बंगाल का आतंक के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 78, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, सुपोषण क्रमिक पोषण स्तर पर विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। नंबर 2, जैव आवर्धन जल की पोषक समृद्धि के कारण झील का प्राकृतिक काल प्रभावन होता है। नंबर 3, मानव क्रियाकलापों के कारण सुपोषण और जैव आवर्धन दोनों प्रक्रियाओं में तेजी से वृद्धि हो सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी केवल तीसरा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर ऑप्शन सी केवल तीसरा। उत्तर मालिका में लिखा है, जैव आवर्धन क्रमिक पोषण स्तर पर विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। सुपोषण जल की पोषक समृद्धि के कारण झील का प्राकृतिक काल प्रभावन होता है। मानव क्रियाकलापों के कारण सुपोषण और जैव आवर्धन दोनों की प्रक्रिया में तेजी से वृद्धि हो सकती है। पृष्ठ संख्या 70, 79वां प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1 घरेलू अपशिष्ट, नंबर 2 कृषि अपशिष्ट, नंबर 3 औद्योगिक अपशिष्ट।
उपर्युक्त में से किस प्रकार के अपशिष्ट से संवर्ध सुपोषण की परिघटना का प्रेक्षण किया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल तीसरा, ऑप्शन सी पहला दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन सी पहला दूसरा और तीसरा। उत्तर मालिका में उत्तर लिखा है, मनुष्य के क्रियाकलाप जैसे उद्योगों और घरों के बहिस्राव जल स्रोतों के काल प्रभावन प्रक्रम में तेजी ला सकते हैं। इस प्रक्रिया को संवर्ध या त्वरित सुपोषण कहा जाता है। गत शताब्दी में पृथ्वी के कई भागों की झीलों का कृषि एवं औद्योगिक अपशिष्टों के कारण तीव्र सुपोषण हुआ है। प्रश्न संख्या 80, निम्नलिखित में से कौन से कच्छ भूमि के लाभ हैं? नंबर 1 प्रदूषण का निस्पंदन, नंबर 2 बाढ़ नियंत्रण, नंबर 3 कार्बन सिंक, नंबर 4 रोग नियंत्रण। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल पहला दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी केवल पहला दूसरा और चौथा, ऑप्शन सी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी पहला दूसरा तीसरा और चौथा। उत्तर है ऑप्शन ए केवल पहला दूसरा और तीसरा। उत्तर मालिका में लिखा है, कच्छ भूमि के फायदे हैं उच्च स्तर की जैव विविधता, प्रदूषण का स्पंदन, बाढ़ नियंत्रण, कार्बन सिंक, उपजाऊ कृषि भूमि इत्यादि। कच्छ भूमि के नुकसान हैं मच्छरों के लिए प्रजनन क्षेत्र, मीथेन उत्सर्जन। प्रश्न संख्या 81, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पारिस्थितिक स्वच्छता के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन ए ये मानव उत्सर्ग के निपटान हेतु एक निर्वहनीय तंत्र है, ऑप्शन बी इसमें शुष्क टॉयलेट कंपोस्टिंग का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी ये मानव अपशिष्ट निपटान हेतु एक अधिक लागत का तरीका है, ऑप्शन डी ये मानव उत्सर्ग को प्राकृतिक उर्वरक में परिवर्तित करता है। उत्तर ऑप्शन सी ये मानव अपशिष्ट निपटान हेतु एक अधिक लागत का तरीका है। उत्तर मालिका में उत्तर दिया है, मानव उत्सर्ग अर्थात मलमूत्र के निपटान के लिए पारिस्थितिक स्वच्छता एवं निर्वहनीय तंत्र है जिसमें शुष्क टॉयलेट कंपोस्टिंग का प्रयोग किया जाता है। मानव अपशिष्ट निपटान हेतु यह व्यवहारिक, स्वास्थ्यकर और कम लागत का तरीका है। 82वां प्रश्न, यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहां निम्नलिखित में से किस पादप या किन पादपों को प्राकृतिक रूप से उगते हुए दिखने की संभावना है? नंबर 1 सिल्वर फर, नंबर 2 बुरंश, नंबर 3 सिनकोना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा। उत्तर मालिका में लिखा है, सिल्वर फर, बुरंश, बांज, पाइन और बर्च पौधे हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैग्नोलिया, लैरल, सिनकोना और बेटल दक्षिणी पर्वतीय वन के पौधे हैं। प्रश्न संख्या 83, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से कौन सा एक रामसर अधिवेशन के अंतर्गत रक्षित जल कुक्कुट आवास है? ऑप्शन ए कंचनजंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी नंदा देवी नेशनल पार्क, ऑप्शन सी केवला देव नेशनल पार्क, ऑप्शन डी नामदफा नेशनल पार्क। उत्तर ऑप्शन सी केवला देव नेशनल पार्क। उत्तर मालिका में लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों पर विशेष जल कुक्कुट आवास पर रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण और धारणीय उपयोग हेतु एक संधि है। इसका नाम ईरान के रामसर नामक स्थान पर रखा गया है जहां 1971 में सम्मेलन हस्ताक्षरित हुआ था। ओडिशा में चिल्का और राजस्थान में केवलादेव नेशनल पार्क रामसर अधिवेशन के अंतर्गत रक्षित जल कुक्कुट आवास है। प्रश्न संख्या 84, निम्नलिखित में से किसमें मैंग्रोव वन है? नंबर 1 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, नंबर 2 कच्छ की खाड़ी, नंबर 3 सुंदरवन, नंबर 4 गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा और चौथा, ऑप्शन सी केवल पहला, तीसरा और चौथा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। उत्तर है ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। उत्तर मालिका में लिखा है, मैनग्रोव एक प्रकार की झाड़ी अथवा छोटे वृक्ष होते हैं जो तटीय, लवणीय या खारे पानी में उगते हैं। खारे जल की स्थितियों में वृद्धि करने में सक्षम होने के कारण इन्हें हेलेफाइट्स भी कहते हैं। मैनग्रोव वन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, सुंदरवन एवं महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 85,
भारत के प्राकृतिक क्षेत्रों में से एक सींग वाला गैंडा के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की अधिक संभावना कहाँ है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी पश्चिमी गुजरात के लवण कच्छ क्षेत्र, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र का मैदान, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर के उच्च हिमालयी क्षेत्र। उत्तर ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तर मालिका में लिखा है एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। ये IUCN की रेड लिस्ट में सुबेहत के रूप में सूचीबद्ध है। प्रश्न संख्या 86, अमेजन बेसिन जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? नंबर 1, अमेजन बेसिन में वर्ष भर गर्म एवं नम जलवायु रहती है। नंबर 2, अमेजन बेसिन का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी न तो पहला न ही दूसरा। उत्तर ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों। उत्तर मालिका में लिखा है अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नर्म जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। प्रश्न संख्या 87, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वायुमंडल में उपस्थित हरित गृह गैसों में सबसे अधिक सांद्रण कार्बन डाइऑक्साइड का है। नंबर 2, नील हरित शैवाल नाइट्रोजन को सीधे गैसीय रूप में ग्रहण करने में सक्षम है। नंबर 3, ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य सह उत्पाद है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल दूसरा, ऑप्शन बी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन सी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा। उत्तर ऑप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा। उत्तर मालिका में लिखा है वायुमंडल में स्थित ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रण कार्बन डाइऑक्साइड का है। वायुमंडल की संरचना का प्रमुख घटक नाइट्रोजन वायुमंडलीय गैसों का 78% भाग है। विभिन्न कार्बनिक यौगिक जैसे अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन व वर्णक आदि में ये एक महत्वपूर्ण घटक है। केवल कुछ विशिष्ट प्रकार के जीव जैसे कुछ मृदा जीवाणु व नील हरित शैवाल ही इसे प्रत्यक्ष गैसीय रूप में ग्रहण करने में सक्षम है। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया का प्रमुख सह उत्पाद है। प्रश्न संख्या 88, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कोयला दहन वाले तापीय विद्युत संयंत्र से उत्सर्जित होता या होते हैं? नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नंबर 3 एल्यूमिनियम के ऑक्साइड। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन सी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा। उत्तर ऑप्शन बी केवल पहला और दूसरा। उत्तर मालिका में लिखा है तापीय विद्युत संयंत्र में कोयले के दहन से उत्सर्जन में कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प के साथ ही नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के डाइऑक्साइड, पारा, अन्य धातुओं जैसे अन्य पदार्थ का उत्सर्जन होता है। जीवाश्म ईंधन वाले विद्युत संयंत्र कार्बन और डाइऑक्साइड के प्रमुख उत्सर्जक हैं। नवासीवां प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1, प्रजातियां सिंह पुच्छी बंदर का मिलान संबंधित क्षेत्र शिवालिक से। नंबर 2, प्रजातियां हेरिशिएरा फोमिस का मिलान संबंधित क्षेत्र पश्चिमी घाट से। नंबर 3, प्रजातियां ड्यूगोंग ड्यूगॉन का मिलान संबंधित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी से। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है? ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल तीसरा, ऑप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन सी केवल तीसरा। उत्तर मालिका में लिखा है युग्म 3 सही सुमेलित है जबकि युग्म 1 और 2 सही सुमेलित नहीं है। नंबर 1, प्रजातियां सिंह पुच्छी बंदर का सही मिलान है संबंधित क्षेत्र पश्चिमी घाट से। नंबर 2, प्रजातियां हेरिशिएरा फोमीज का मिलान है संबंधित क्षेत्र सुंदरबन से। नंबर 3, प्रजातियां ड्यूगोंग ड्यूगॉन का सही मिलान है संबंधित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी से। पृष्ठ संख्या 71,
प्रश्न संख्या 90 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, पहली राष्ट्रव्यापी वन संरक्षण नीति भारत सरकार द्वारा 1988 में अंगीकृत की गई। नंबर 2, भारत की वन नीति भारत के भौगोलिक क्षेत्र के 33% क्षेत्र के वन आच्छादन को लक्षित करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी न तो पहला न ही दूसरा। उत्तर है ऑप्शन बी केवल दूसरा। उत्तर मालिका में लिखा है भारत सरकार ने पहली वन नीति 1952 में अंगीकृत की थी, जो कि बाद में 1988 में संशोधित की गई। भारत की वन नीति के अनुसार कुछ भौगोलिक क्षेत्र का 33% क्षेत्र वनाच्छादित होना चाहिए। प्रश्न संख्या 91 निम्नलिखित में से कौन से नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र के भाग हैं? नंबर 1, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 2, सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य, नंबर 3, बन्नेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा। उत्तर मालिका में लिखा है नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मधुमलाई, नीलांबुर, ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट घाटी, सिरुवेनी पहाड़ियां तथा सत्यमंगलम को सम्मिलित करता है। बनेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र का भाग नहीं है। प्रश्न संख्या 92 बायोम पृथ्वी पर प्राणियों और पौधों का सबसे बड़ा समामेलन है। यह मुख्यतः नियंत्रित होता है ऑप्शन ए स्थलाकृति से, ऑप्शन बी वर्षण से, ऑप्शन सी अनुकूलन से, ऑप्शन डी जलवायु से। उत्तर है ऑप्शन डी जलवायु से। उत्तर मालिका में लिखा है बायोम पृथ्वी पर प्राणियों और पौधों का सबसे बड़ा समामेलन है। यह मुख्यतः जलवायु द्वारा नियंत्रित होता है। 93वां प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, कुछ जीव लवणता की व्यापक परास के प्रति सहनशील होते हैं जिन्हें स्टेनोहेलाइन कहते हैं। नंबर 2, कुछ जीव लवणता की कम परास में सीमित होते हैं जिन्हें यूरीहेलाइन कहते हैं। नंबर 3, परासरणी समस्याओं के कारण बहुत से अलवणीय जल के प्राणी समुद्र के पानी में लंबे समय तक नहीं रह पाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल तीसरा, ऑप्शन सी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा। उत्तर ऑप्शन बी केवल तीसरा। उत्तर मालिका में लिखा है जलीय जीवों के लिए जल की गुणता रासायनिक संघटन पीएच महत्वपूर्ण होता है। लवण की सांद्रता प्रति 1000 भाग में लवणता के रूप में मापी गई। अंतःस्थलीय जल में 5 से कम, समुद्र में 30 से 35 और कुछ अति लवणीय लेगूनों में 100 से अधिक होती है। कुछ जीव लवणता की व्यापक परास के प्रति सहनशील होते हैं, पृथु लवणी या यूरीहेलाइन, लेकिन अन्य कम परास में सीमित होते हैं, तनु लवणी या स्टेनोहेलाइन। बहुत से अलवण जल प्राणी समुद्र के पानी में और समुद्री प्राणी अलवण जल में लंबे समय तक नहीं रह सकते क्योंकि उन्हें परासरणी ऑस्मोटिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रश्न संख्या 94 फास्फोरस चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, चट्टानें फास्फोरस की प्राकृतिक भंडार हैं जो फॉस्फेट के रूप में फास्फोरस को संचित किए हुए हैं। नंबर 2, जब चट्टानों का अपक्षय होता है तो थोड़ी मात्रा में फॉस्फेट मृदा विलयन में घुल जाते हैं। नंबर 3, शाकाहारी और अन्य जानवर इस तत्व को पादपों से ग्रहण करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा। उत्तर मालिका में लिखा है फास्फोरस जैविक झिल्लियां, न्यूक्लिक एसिड अम्ल तथा कोशिकीय ऊर्जा स्थानांतरण प्रणाली का एक प्रमुख घटक है। अनेक प्राणियों को अपना कवच, अस्थियां एवं दांत आदि बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। फास्फोरस का प्राकृतिक भंडारण चट्टानों में है जो कि फॉस्फेट के रूप में फास्फोरस को संचित किए हुए हैं। जब चट्टानों का अपक्षय होता है तो थोड़ी मात्रा में ये फॉस्फेट भूमि के विलयन में घुल जाते हैं एवं उन्हें पादपों की जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। शाकाहारी और अन्य जानवर इन तत्वों को पादपों से ग्रहण करते हैं। कचरा उत्पादों एवं मृत जीवों को फास्फोरस विलेयक जीवाणुओं द्वारा अपघटित करने पर फास्फोरस मुक्त किया जाता है।
प्रश्न संख्या 95, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? ऑप्शन ए, ये वर्ष 2022 तक हरित गृह गैस उत्सर्जन को एक विनिर्दिष्ट स्तर तक कम करने के हेतु एक अंतर सरकारी समझौता है। ऑप्शन बी, ये ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन पर नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ऑप्शन सी, ये विश्व बैंक द्वारा पोषित बहुपक्षीय REDD+ पहलों में से एक है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन बी, ये ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन पर नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि है। उत्तर मालिका में उत्तर दिया है, ओजोन अवक्षय के हानिकारक प्रभाव को देखते हुए 1987 में मॉन्ट्रियल, कनाडा में ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये संधि 1989 से प्रभावी हुई। प्रश्न संख्या 96, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों पर विचार कीजिए। नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नंबर 2, मीथेन CH4, नंबर 3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, नंबर 4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इन ग्रीन हाउस गैसों का वैश्विक तापन में उनके योगदान के अनुसार घटते हुए क्रम में यही अनुक्रम है। ऑप्शन ए, पहले दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा, फिर चौथा। ऑप्शन बी, पहले पहला, फिर दूसरा, फिर चौथा, फिर तीसरा। ऑप्शन सी, पहले तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर चौथा। ऑप्शन डी, पहले पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। उत्तर ऑप्शन डी, पहले पहला यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2, फिर दूसरा यानी मीथेन CH4, फिर तीसरा यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, फिर चौथा नाइट्रस ऑक्साइड N2O। उत्तर मालिका में उत्तर दिया है नंबर 1, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वैश्विक तापन में सापेक्षिक योगदान 60%। नंबर 2, मीथेन वैश्विक तापन में सापेक्षिक योगदान 20%। नंबर 3, ग्रीन हाउस गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs वैश्विक तापन में सापेक्षिक योगदान 14%। नंबर 4, ग्रीन हाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O वैश्विक तापन में सापेक्षिक योगदान 6%। प्रश्न संख्या 97, भारत में सामाजिक वानिकी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1, सामाजिक वानिकी फार्म वानिकी विवरण कृषि वानिकी और समुदाय कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। नंबर 2, सामाजिक वानिकी ग्रामीण वानिकी विवरण किसान अपनी खेतों में व्यापारिक महत्व वाले या दूसरे पेड़ लगाते हैं। नंबर 3, सामाजिक वानिकी शहरी वानिकी विवरण शहरों और उनके इर्द गिर्द निजी व सार्वजनिक भूमि पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंध करना। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए केवल दूसरा, ऑप्शन बी केवल तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन बी केवल तीसरा। उत्तर मालिका में लिखा है युग्म 3 सही सुमेलित है जबकि युग्म 1 और 2 सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 ने सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में बांटा है, शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी और समुदाय कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान खेतों में व्यापारिक महत्व वाले या दूसरे बड़े पेड़ लगाते हैं। 98वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, प्राकृतिक वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है उसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। नंबर 2, कृषिकृत फसलें, फल और बागान प्राकृतिक वनस्पति के भाग हैं। नंबर 3, अक्षत वनस्पतियां जो मूल रूप से देशज हैं उन्हें स्थानिक प्रजातियां कहते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा। उत्तर मालिका में लिखा है प्राकृतिक वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है उसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। अतः कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो हैं परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। अक्षत वनस्पतियां जो मूल रूप से देशज हैं उन्हें स्थानिक प्रजाति कहते हैं, लेकिन जो वनस्पति देश के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज पौधे कहते हैं। 99वां प्रश्न, हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज्यादा सघन वनस्पतियों से ढकी हुई हैं, क्योंकि? ऑप्शन ए दोनों स्थानों पर वर्षा में भिन्नता है, ऑप्शन बी दोनों स्थानों पर सूर्य की रोशनी की अवधि में भिन्नता है, ऑप्शन सी हिमालय क्षेत्रों के दक्षिणी ढलान में जल निकाय अधिक है,
ऑप्शन डी, हिमालय क्षेत्रों के दक्षिणी ढलान में मानव हस्तक्षेप कम है। उत्तर है ऑप्शन बी, दोनों स्थानों पर सूर्य की रोशनी की अवधि में भिन्नता है। उत्तर मालिका में उत्तर दिया है। विभिन्न स्थानों पर सूर्य की रोशनी की अवधि में भिन्नता अक्षांश, ऊंचाई, मौसम और दिन की अवधि में भिन्नता के कारण होती है। सूर्य के प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलान उत्तरी ढलान की अपेक्षा अधिक सूर्य की रोशनी प्राप्त करती है, इसलिए दक्षिणी ढलान पर ज्यादा सघन वनस्पतियां होती हैं। पृष्ठ संख्या 72। प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों पर विचार कीजिए। नंबर 1, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 2, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 3, गिर राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 4, मानस राष्ट्रीय उद्यान। उपर्युक्त राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा या कौन से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा। ऑप्शन बी, केवल दूसरा। ऑप्शन सी, केवल पहला और चौथा। ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और चौथा। उत्तर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और चौथा। उत्तर मालिका में उत्तर दिया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर और मानस राष्ट्रीय उद्यान असम कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। इस पृष्ठ के शेष भाग में इस मॉक टेस्ट के उत्तर विस्तार पूर्वक छपे हैं, जिन्हें प्रश्नों के साथ साथ पढ़ लिया गया है। पृष्ठ संख्या 73। इस पृष्ठ पर भी इस मॉक टेस्ट के सभी उत्तर विस्तार पूर्वक छपे हैं, जिन्हें प्रश्नों के साथ साथ पढ़ लिया गया है। पृष्ठ संख्या 74। इस पृष्ठ पर भी इस मॉक टेस्ट के सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक छपे हैं, जिन्हें प्रश्नों के साथ साथ पढ़ लिया गया है। पृष्ठ संख्या 75। इस पृष्ठ पर भी इस मॉक टेस्ट के सभी उत्तर विस्तार पूर्वक छपे हैं, जिन्हें प्रश्नों के साथ साथ पढ़ लिया गया है। पृष्ठ संख्या 76। इस पृष्ठ पर भी इस मॉक टेस्ट के सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक छपे हैं, जिन्हें प्रश्नों के साथ साथ पढ़ लिया गया है। पृष्ठ संख्या 77। इस पृष्ठ पर भी इस मॉक टेस्ट के सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक छपे हैं, जिन्हें प्रश्नों के साथ साथ पढ़ लिया गया है। पृष्ठ संख्या 78।